बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की मशहूर कंपनी के मालिक ने बेटी की सालगिरह पर तमाम वर्कर्स को दावत में बुलाया। मैं भी अपनी बेगम के साथ गया तो बॉस मेरी बीवी के हुस्न का आशिक हो गया। रात भर उसी को सोचकर बेचैन रहा। अगले दिन ऑफिस में मुझे बुलाकर ऑफर दी कि अगर अपनी बेगम के साथ 2 रातें गुजारने दो तो 1 कनाल प्लाट और 1 नई गाड़ी देकर जिंदगी बदल दूंगा, वरना झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। मैं घर आया, हर परेशानी में बीवी से बात की तो वो बोली, मैं जाने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने सायरा का हाथ मजबूती से थामा और तकरीब में दाखिल हो गया। वो हमेशा की तरह आज भी खामोश और बावकार थी, नकाब में छुपी मगर आंखों में अजब सी रोशनी लिए हुए। वो रोशनी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी, आज पता नहीं क्यों बेचैनी का बायस बन रही थी। हॉल में हर तरफ जगमगाहट थी, कह कहे, मौसीकी, चमकते चेहरे, मगर मेरा दिल कहीं और उलझा हुआ था। मेरे दफ्तर का माहौल रस्मी और पेशावर था, मगर आज की रात कुछ अलग सी थी। ये तकरीब कंपनी के मालिक फुरकान शाह की बेटी की सालगिरह की खुशी में मुनाकिद की गई थी। हर कोई अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया था और मुझे लगा जैसे हम सब किसी शाही दरबार में मौजूद हैं। सायरा मेरे साथ खामोशी से खड़ी रही। वो ऐसी ही थी, महफिलों से दूर, लोगों की नजरों से बचकर रहने वाली। मगर ये खामोशी उस दिन मेरे लिए किसी तूफान का पेश खैमा बनने वाली थी। हम खाने की मेज की तरफ जा रहे थे जब अचानक मेरे दिल ने एक अजीब सी धड़कन बदली। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फुरकान शाह हमें देख रहा था। नहीं, हमें नहीं, सायरा को। उसकी नजरें ठहर गई थी, जैसे किसी तस्वीर को देख रहा हो। सायरा ने नजरें झुका ली थी, मगर वो शख्स, वो अब पलक झपकना तक भूल चुका था। मैं वो नजर नहीं भूल सकता। वो नजर जो किसी औरत को नहीं, किसी शाय को देखती है, जैसे कोई कीमती चीज अचानक हाथ लग गई हो। फुरकान की आंखों में एक चमक थी। नहीं, वो चमक नहीं थी, और मैंने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। पहली बार मेरे अंदर खौफ ने जन्म लिया। फुरकान शाह सिर्फ कंपनी का मालिक नहीं था, वो ताकत था जिसके सामने सब सर झुकाते थे, और आज उसकी नजर मेरी बीवी पर ठहरी थी। अली चलो ना, वहां बैठते हैं, सायरा ने नरमी से कहा। शायद उसने मेरे चेहरे की सख्ती महसूस कर ली थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर मेरी नजर अब फुरकान पर थी, जो अब भी कहीं दूर बैठा मगर अपनी नजरों से सायरा को कैद किए हुए था। रात किसी तरह कटी, मगर मेरे दिल में एक बेनाम सा बोझ उतर चुका था। हम घर वापस आए, सायरा सो गई, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार वही लम्हा जहन में आता, फुरकान की नजर, उसका चेहरा, उसका तबस्सुम। सुबह ऑफिस पहुंचा तो पीए ने कहा, सर, साहब ने बुलाया है। मेरे कदम रुक गए, दिल जैसे सीने में तेज तेज धड़कने लगा। फुरकान का कमरा हमेशा शानदार लगता था, मगर आज वो कमरा मुझे किसी पिंजरे की तरह लगा। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई खेल शुरू करने वाला हो। अली बैठो, उसकी आवाज में नरमी थी, मगर वो नरमी मसनूई थी। मैं खामोशी से बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मेरी आंखों में झांक कर बोला, तुम बहुत मेहनती हो अली, हमेशा कंपनी के लिए वफादार रहे हो। शुक्रिया सर, मैंने हल्की आवाज में कहा। वो हंसा, मैं तुम्हारे खानदान से मिला कल, तुम्हारी बीवी बहुत बावकार है, बहुत मुनफरिद। मेरा दिल डूबने लगा। मैं कुछ ना बोला। वो अचानक झुका, मेज पर दोनों हाथ रखकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, ऐसी ऑफर जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मैं चुप रहा। अगर तुम 2 रातें, सिर्फ 2 रातें अपनी बीवी मेरे साथ गुजारने दो तो 1 कनाल का प्लाट और 1 नई गाड़ी तुम्हारी। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई हो। मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, मगर अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह टपक रहे थे। क्या? मेरे लब कांपे, मगर आवाज बेजान थी। समझदार हो अली, तुम जानते हो दुनिया कैसे चलती है। सिर्फ 2 रातें, तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। उसने सिगरेट का कश लिया, जैसे कुछ खास नहीं कहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मैं कुर्सी से गिर जाऊंगा, मगर मैं बैठा रहा चुपचाप। सोच लो, जल्दी फैसला करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने कागज मेज पर रखा, जिस पर प्लॉट और गाड़ी की तफसील थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। उसने आंख मारी, जितना चाहिए ले लो, मगर जल्दी करो। मैं उठा, पैर भारी हो चुके थे, मगर किसी तरह दफ्तर से बाहर निकला। सारा दिन यूं ही गुजारा, जैसे किसी धुएं में लिपटे हों। शाम को घर आया, सायरा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर मामूल की मुस्कुराहट थी, मगर मैं उसकी मुस्कुराहट को देखने के काबिल ही नहीं था। क्या हुआ? उसने नरमी से पूछा। मैं चुप रहा। अली सब ठीक है? उसकी आवाज अब फिक्रमंद थी। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा, आंखों में आंसू भर आए थे। सायरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ अली? तुम तो मुझे डरा रहे हो। वो पास आई,
मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने नजरें झुका ली और सब कुछ कह दिया, एक एक लफ्ज, एक एक जहर। जब मैंने सायरा के सामने वो सब कुछ रखा, मेरे हाथ पसीने से भीगे हुए थे और हलक जैसे सूख चुका था। वो मेरे सामने बैठी थी, खामोश, नजरें झुकी हुई और चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी जो पहले कभी नहीं देखी। फिर अचानक उसने नजरें उठाई। उसकी आंखें सुर्ख थी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। मैं एक शर्त पर तैयार हूं, उसने कहा। आवाज मध्यम मगर हतमी थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैं झुककर उसकी तरफ आया, जैसे अल्फाज दोबारा सुनना चाहता हूं। क्या मतलब? मेरी आवाज कमजोर थी। मैं तैयार हूं फुरकान के उस फार्म हाउस जाने को, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सीधा होकर बैठ गया। जहन में कई अंदेशे दौड़ने लगे। कैसी शर्त? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। सायरा ने एक गहरी सांस ली, फिर आहिस्तगी से बोली, मैं उस दरिंदे की वीडियो बनाऊंगी, हर लम्हा, हर हरकत, ताकि सच दुनिया के सामने आए। एक लम्हे को लगा जैसे मेरी समात ने धोखा दिया हो। तुम वीडियो बनाना चाहती हो? हाँ, वो बोली, यही मेरा बदला होगा। जिसने हमें इज्जत से महरूम करने की कोशिश की, मैं उसे उसकी इज्जत से महरूम करूंगी। मैं साकत हो गया। मुझे लगा था शायद वो मुझसे कभी बात न करे, मुझे छोड़ दे या नफरत करने लगे, लेकिन जो इरादा उसने जाहिर किया वो मेरी सोच से भी बाहर था। उस लम्हे मेरी नजर उस औरत पर रुकी। वो औरत जिसके हाथ हमेशा दुआ के लिए उठते थे, अब इरादे के लिए मुट्ठी में बंद हो चुके थे। वो औरत जो हर लड़ाई से गुरेज करती थी, आज मैदान में उतरने को तैयार थी। मैंने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है सायरा। फुरकान मामूली आदमी नहीं, उसके पास पैसा, ताकत, रसूख, सब कुछ है। अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाया तो? हम पहले ही नुकसान में हैं अली, तुम नहीं समझते। वो हमें ब्लैकमेल कर चुका है। हमने उसकी खामोशी को बर्दाश्त किया तो वो और आगे बढ़ेगा। किसी को तो खड़ा होना होगा, और वो मैं हूं। उस रात हमने मिलकर मंसूबा बनाया। मैंने अपनी पुरानी DSLR निकाली जो हमने बेटी की सालगिरह पर तस्वीरें लेने के लिए खरीदी थी। सायरा ने अपने कज़न फरीहान से रब्ता किया, जो मीडिया के लिए इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट्स बनाता था। वो काबिल एतमाद था और सायरा के राज को राज रख सकता था। फरीहान ने हमें बताया कि वीडियो सबूत सिर्फ तब काबिल कबूल होगा जब उसमें वाज़ेह तौर पर जबरदस्ती, धौंस या मुजरिमाना इरादे की झलक हो। इसीलिए सायरा ने तय किया कि वो फुरकान की हर बात को रिकॉर्ड करेगी, चाहे वो कितनी ही छुपी हो। हमने मार्केट में से एक छोटा बटन शक्ल का कैमरा खरीदा जो कपड़ों में नस्ब किया जा सकता था। सायरा ने उसे दुपट्टे के किनारे में सिलवा दिया और एक पावर बैंक के साथ बैग में छुपा हुआ मोबाइल फोन जो बैकअप रिकॉर्डिंग करेगा। हमने सारी टेक्निकल तफसीलात फरीहान से चेक करवाई। उसने कहा, बस दिल मजबूत रखो, ये कदम तुम्हें या तो तबाह कर देगा या बहुत सौ को बचा लेगा। अगले दिन सायरा ने अचानक अलहदगी में कंपनी की 3 खवातीन से बातचीत शुरू की जिनके बारे में कुछ अफवाहें सुन रखी थी। उन्होंने पहले टालमटोल की, फिर एक लड़की फिजा ने इशारा दिया कि वो फुरकान के रवैये से तंग है। सायरा ने उसे कहा, मैं कुछ कर रही हूं, अगर तुम हिम्मत करो तो हम सब के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। वो लड़की सायरा की आंखों में झांक कर बोली, अगर तुम वाकई कुछ करोगी तो मैं गवाह बनूंगी। मुझे फुरकान की नजरों से नफरत है, लेकिन अब तक चुप थी क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये छोटा सा इत्मीनान एक उम्मीद की किरण थी। सायरा का इरादा मजबूत हो चुका था और मैं बस उसे देखता रहा। जो औरत कल तक खामोशी को इबादत समझती थी, आज शोर को इंसाफ का जरिया मानने लगी थी। मैं सुबह दफ्तर वक्त से पहले पहुंच गया था। फुरकान शाह के ऑफिस का माहौल हमेशा से रोबदार रहा था, लेकिन आज मेरे कदम भारी थे। एक बेनाम सी कपकपाहट जिस्म में फैली हुई थी। दरवाजे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि क्या वाकई मैं ये सब करने जा रहा हूं। कल रात सायरा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। कैमरा चेक कर लिया गया था, मोबाइल पावर बैंक से जोड़ दिया गया था और उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे तो कल को हमारी बेटी को भी यही झेलना पड़ेगा। मैंने दरवाजा बजाया। अंदर से आओ की आवाज आई। फुरकान सोफे पर बैठा सिगार सुलगा रहा था। उसके चेहरे पर वही इत्मीनान था जैसे शिकारी शिकार के करीब आ चुका हो। मैंने सलाम किया और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मेरी नजर मेज पर पड़ी फाइलों पर थी, मगर दिमाग सायरा की आंखों में छुपी तैयारी पर। तो क्या सोचा तुमने? उसने धुआं छोड़ते हुए पूछा। मैंने गर्दन झुकाई और आहिस्ता से कहा, हम तैयार हैं। एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर वो जोर से हंसा। मैं जानता था अली, तुम समझदार होगे। तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। वो उठा, एक दराज खोली, एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। यह एड्रेस है फार्म हाउस का।
आज रात 8 बजे सब कुछ तैयार होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, बगैर खोले और खामोशी से सर हिलाया। दिल के अंदर कुछ टूट रहा था, मगर चेहरे पर एक जामद नकाब सजाए बैठा था। अली, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। एक प्लॉट, एक गाड़ी और वो सब कुछ जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा, वो अब मेरे कंधे पर हाथ रख चुका था, जैसे किसी मेहरबान आका की तरह। मैंने नजरें उसके चेहरे से हटाई और उठकर खड़ा हुआ। शुक्रिया सर। और अली, वो रुका। किसी से कुछ जिक्र न करना, ये बात सिर्फ हमारे बीच है। जी सर। दफ्तर से निकला तो सायरा को एक मैसेज किया, काम हो गया, वो आज रात तैयार है। सायरा ने फौरन जवाब दिया, सब रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है, बैटरी चार्ज है। मैं सीधा अपने दोस्त अरशद के पास गया, जो एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर काम करता था। मैंने उससे चुपके से 2 वायरलेस ऑडियो रिकॉर्डर लिए। एक सायरा के दुपट्टे में नस्ब होना था, दूसरा बैग के अंदर। मैंने एहतियात से इस्तेमाल की हिदायत दोबारा सीखी, क्योंकि इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। अरशद ने मुझसे पूछा, सब खैर है? मैंने मुख्तसर से जवाब दिया, बस एक सच को साबित करना है। शाम के वक्त हमने प्लान को दोबारा फाइनल किया। सायरा ने हल्का बेज कलर का दुपट्टा पहना, जिसमें कैमरा एहतियात से लगाया गया था। उसने सिर्फ लाइट मेकअप किया ताकि फुरकान को कुछ शक ना हो। बैग में पावर बैंक के साथ मोबाइल भी था, जिस पर एक मखसूस ऐप चल रही थी, जो वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने उसे देखकर कहा, क्या तुम वाकई तैयार हो? यह खतरनाक हो सकता है। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल कोई और लड़ेगा, शायद हमारी बेटी। मैं ये बोझ उस पर नहीं छोड़ना चाहती। रात 8 बजे से पहले ही अंधेरा सारा आसमान निकल चुका था। मैं सायरा को फार्म हाउस के करीब छोड़कर घर लौट आया था, मगर दिल कहीं वहीं अटका हुआ था। घर के कमरे की दीवारें जैसे और तंग होती जा रही थी, घड़ी की सुइयां सुस्त चल रही थी और हर आवाज जैसे खतरे की घंटी लग रही थी। मैंने लाइट बंद कर दी। सिर्फ मोबाइल का चिमचिमाता हुआ स्क्रीन था, जिस पर फरीहान की तरफ से वीडियो का लाइव फीड आ रहा था। आवाज बंद थी, मगर मंजर सब कुछ कह रहे थे। सारा फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसका चेहरा कैमरे में साफ नजर आ रहा था। दुपट्टे के किनारे पर लगे कैमरे ने हर जाविये को कैद किया हुआ था। फुरकान के चेहरे पर वही घमंड, वही सुकून, वही बिगड़े रईसों वाला एतमाद, और उसके कदम सायरा की तरफ बढ़ रहे थे। मैं ये सब देखते हुए पसीने में शराबूर हो गया। मैंने दिल दिल में सायरा के लिए दुआ की, आंखें बंद की और खुदा से दुआ की, बस उसे सलामत रखना। फिर फरीहान की तरफ से एक मैसेज आया, सारा रिकॉर्ड ठीक जा रहा है, घबराना मत। मैंने जवाब दिया, खुदा करे वो उसे नुकसान न पहुंचाए। तकरीबन 15 मिनट तक सब कुछ खामोश रहा। फिर अचानक फरीहान का फोन आया, वो बाहर निकल चुकी है, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? मैं तेजी से घर से निकला और गाड़ी स्टार्ट करके फार्म हाउस की तरफ दौड़ा। 10 मिनट बाद एक वीरान सड़क पर सायरा दिखाई दी। उसके चेहरे पर हल्की सी थकन, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी फाते की होती है। मैंने गाड़ी रोकी, वो खामोशी से आकर बैठ गई। चलने में हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, वो थप्पड़, वो चीख, वो जिल्लत, सब कुछ। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर लफ्जों ने साथ ही नहीं दिया। गाड़ी स्टार्ट की और हम वापस घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही सायरा ने सबसे पहले अपने बैग से मोबाइल निकाला, पावर बैंक से अलहदा किया, फरीहान को वीडियोस भेजने लगी। एक कॉपी उसे, एक कॉपी क्लाउड में अपलोड कर दो और एक USB में निकालो, उसने हिदायत देते हुए खुद को मुकम्मल कंट्रोल में रखा। फरीहान ने कहा, वीडियो साफ है, फुरकान का चेहरा भी वाज़ेह है और उसके जुमले भी। तुमने बेहतरीन काम किया है सायरा। मैं सायरा के करीब आकर बैठा, तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? सायरा ने मेरी तरफ देखा, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। जब मैंने थप्पड़ मारा तो उसके अंदर का शेर दम तोड़ चुका था। तुमने वाकई थप्पड़ मारा? मैं हैरत से पूछ बैठा और फिर उसके चेहरे पर मिर्चें फेंकी। वो चीख रहा था, अंधा सा हो गया था। वो बोली जैसे किसी आम दिन की बात हो। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी हंसी की नहीं, ये उस सुकून की थी जो बरसों के बाद किसी हकदार को मिले। हमने रात को दोबारा वीडियोस देखी। फुरकान का लहजा, उसकी हरकत, सायरा का रद्द अमल, सब कुछ एक मुकम्मल सबूत था। मैंने फरीहान से कहा, कल हम कानूनी मशवरा लेंगे। फरीहान बोला, तुम लोग अब तन्हा नहीं हो, सच तुम्हारे साथ है। रात के 2 बज चुके थे। हमने एक एक फ्रेम दोबारा चेक किया। सायरा ने कुछ मखसूस जुमले नोट किए, जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा,
खामोशी शर्त है, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। उन जुमलों की अहमियत हमें फरीहान ने समझाई। ये जुमले अदालत में फुरकान के खिलाफ सीधे सीधे इस्तग़ासा बन सकते हैं। फिर सायरा ने कहा, हम सिर्फ फुरकान की वीडियो से मुतमईन नहीं होंगे, अब हमें दूसरी ख़वातीन के बयानात भी चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि ये उसका मामूल था, हादसा नहीं। मैंने सर हिलाया। हम कल से इस पर काम शुरू करेंगे। उसने मुझसे कहा, यह वीडियो सिर्फ पहला वार है अली, असल जंग अभी बाकी है। मैंने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुकम्मल तौर पर। हर माफिया शायद लफ्जों से नहीं, अमल से मांगी जाती हैं। आज जो तुमने किया उसने मेरी नज़र में ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी नया कर दिया है। सायरा ने सिर्फ इतना कहा, औरत अगर चुप है तो कमज़ोर नहीं, वो सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रही होती है। जब वक्त आता है वो बोलती नहीं, धाड़ती है। उस रात हमने नींद नहीं ली, ना खौफ से ना बेचैनी से, बल्कि एक नई उम्मीद की बेदारी से। मैंने सायरा को देखते हुए सोचा, जो शख्स अपनी इज्जत के लिए बोलता है वो किसी इनकलाब से कम नहीं होता। और आज मेरी बीवी एक इनकलाब बन चुकी थी। सुबह सवेरे ही सायरा ने अपने मोबाइल पर कुछ मखसूस नंबर डायल किए। हर कॉल के साथ उसकी आवाज़ मजीद मजबूत होती जा रही थी। उसने 3 सहाफ़ियों को एक ही पैगाम भेजा, अगर कुछ हुआ तो मेरे पास फुरकान शाह के खिलाफ सबूत है और मैं खामोश नहीं बैठूंगी। वो जानती थी कि इस वक्त सच को दबाने की कोशिश की जाएगी और हमें खुद को हर मुमकिन हद तक महफूज बनाना था। मैं एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये वही औरत है जिसे मैंने बरसों तक सिर्फ एक बीवी की हैसियत से देखा। वो आज किसी जंगजू से कम नहीं। हमने वीडियो की 3 बैकअप बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर रखे। एक USB में जो सायरा ने अपने भाई को दे दी, दूसरा फरीहान के पास, और तीसरा हमने एक क्लाउड अकाउंट में अपलोड कर दिया जिसका पासवर्ड सिर्फ मेरे और सायरा के पास था। इस मुकम्मल तैयारी के बाद सायरा ने वो कॉल की जो इस कहानी का पहला पलटवार था। फुरकान शाह का नंबर डायल किया, स्पीकर ऑन किया ताकि मैं भी सुन सकूं। हेलो। दूसरी तरफ वही मगरूर लहजा अब भी बरकरार था। सायरा ने ठहर कर कहा, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वीडियो तुम्हारे दुश्मनों के पास पहुंच जाएगी। फुरकान की आवाज में गुस्सा फट पड़ा। तुम्हें लगता है तुम मुझे धमका सकती हो? मैं फुरकान शाह हूं, अली की बीवी। हाँ, और यही अली की बीवी अब तुम्हारे गुरूर का ताबूत बनेगी। तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। सायरा की आवाज में लर्जिश नहीं थी। ये वीडियो अगर लीक हुई तो तुम दोनों का कुछ नहीं बचेगा। फुरकान चिल्ला उठा, हम पहले ही सब कुछ गंवा बैठे फुरकान, अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारी बारी है। फुरकान ने फोन बंद कर दिया। उस लम्हे के बाद हम जान चुके थे कि वो खामोश नहीं बैठेगा। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। फरीहान ने अगली सुबह मशवरा दिया, तुम दोनों को अब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या कम से कम लीगल नोटिस तैयार करो ताकि फुरकान को पता चले तुम संजीदा हो। हमने एक वकील से मुलाकात की जो खवातीन के हुकूक पर काम करता था। उसने मुकम्मल वीडियो देखी और बोला, ये केस मीडिया पर आ जाए तो फुरकान का करियर ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। हमने उसके मशवरे पर एक प्री लीगल नोटिस तैयार किया जिसमें साफ साफ लिखा गया कि अगर अली या सायरा को किसी भी किस्म की धमकी, नुकसान की कोशिश की गई तो वीडियो अवामी सतह पर जारी कर दी जाएगी। नोटिस को फुरकान की कंपनी के हेड ऑफिस में कोरियर कर दिया गया। इस दौरान कंपनी में अजब सी चामगोइयां शुरू हो गईं। 2 सीनियर अफसरान ने अली से अकेले में मुलाकात की और अजीब नजरों से देखा। एक ने कहा, तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही बहादुर लगती है। मैंने उनकी बात पर बुरा समूह बनाया मगर कुछ ना बोला। सायरा ने पहले ही कह दिया था, हमारी जबानों पर ताला तब तक है जब तक हमारे पास हिफाजत की जमानत हो। 2 दिन बाद हमें एक नामालूम नंबर से कॉल आई। ये फुरकान का आदमी था। उसने कहा, साहब तुम्हें सिर्फ समझाना चाहते हैं कि ये वीडियो अगर देखी गई तो तुम्हारी बेटी का स्कूल, तुम्हारे भाई की नौकरी, सब कुछ खत्म हो सकता है। सायरा ने वो कॉल भी रिकॉर्ड की। हमने फौरी तौर पर वकील के पास भेजी जिसने कहा, अब हमें पुलिस में शिकायत भी करनी होगी क्योंकि धमकी दी गई है। पुलिस थाने में जाना हमारे लिए आसान नहीं था। हमने हर रास्ते पर देखा, हर नंबर पर गौर किया। थाने में मौजूद अफसर ने वीडियो का एक मुख्तसर हिस्सा देखकर कहा, यह संजीदा मामला है, हम इंक्वायरी दर्ज कर लेते हैं। अब हमें फुरकान की तरफ से किसी बड़ी चाल की तवक्को थी और वो चाल 2 दिन बाद आ गई। अचानक मेरे फोन पर कंपनी से एक कॉल आई, अली तुम्हारी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया गया है। मैनेजमेंट चाहती है तुम 2 हफ्ते के लिए लीव पर चले जाओ। मैं समझ गया ये पहला सरकारी वार था। मैंने कहा, ठीक है,
मगर इसका जवाब भी मिलेगा, सायरा ने कहा। यह उसकी बौखलाहट है। कुछ भी कर ले, हमने जिस दरवाजे पर दस्तक दी है वो अब पूरी दीवार हिला देगा। उस रात हमने फरिहान से मशवरा करके दो और चीजें की। एक, सहाफियों को पूरी वीडियो दी ताकि वक्त आने पर रिपोर्टिंग मुकम्मल हो चुकी हो, और दो, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जिसमें सायरा ने तमाम कहानी साफ और सच्चाई के साथ सुनाई, जिसे हमने 5 मुख्तलिफ अफराद को भेज दिया। अगर हमें कुछ भी हुआ तो ये बयान ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। सायरा ने आखिरी सत्र बोली। अब लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सब के लिए है जिन्हें खामोशी की चादर ओढ़ने पर मजबूर किया गया। मैंने सायरा को देखा। उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो सिर्फ रोशनी कहलाती है। वो शोला बन चुकी थी, और वो शोला अब सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे निजाम के लिए खतरा बन चुका था। फुरकान, जिसे लगता था वो सब कुछ खरीद सकता है, शायद पहली बार अपनी सल्तनत के लरसते सुतूनों को महसूस कर रहा था। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने जोबन पर थी, और बाहर के मौसम जैसा ही एक माहौल फुरकान शाह के ऑफिस के अंदर भी बन चुका था। वो पहली बार हमें एक रस्मी मीटिंग के लिए बुला रहा था। नोटिस आया, फुरकान शाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, दोनों मियाँ बीवी से। हमें हैरत भी हुई और तजस्सुस भी। सायरा ने फौरन कहा, यह उसकी आखिरी चाल हो सकती है, हमें होशियार रहना होगा। हम तैयार होकर गए। फुरकान ने इस बार माहौल कुछ मुख्तलिफ रखा था। ना रोब, ना तंज, ना गुस्सा। इस बार वो एक नरम खू, माकूल बिजनेसमैन के रूप में सामने आया। उसने हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया जहां 2 फाइल्स पहले से मेज पर रखी थी। पानी, चाय? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। सायरा ने कहा, हम यहाँ चाय पीने नहीं, सच का फैसला सुनाने आए हैं। मैंने सायरा की तरफ देखा, फिर दोबारा मेज पर रखे कागजात की तरफ। फुरकान ने हाथ बढ़ाया। देखो अली, सायरा, जो कुछ हुआ वो गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब हमें मिल बैठकर हल निकालना होगा। हल? मैंने पहली बार जबान खोली। हाँ, एक मुआहदा। तुम लोग ये वीडियो खत्म कर दो, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा अली। तुम इस कंपनी के नायब डायरेक्टर बन जाओगे। एक फ्लैट, गाड़ी, सालाना बोनस। सायरा, तुम एक फाउंडेशन चला सकती हो जिसे मैं फंड करूंगा। सायरा खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्तगी से बोली, तुम चाहते हो कि हम इंसाफ का सौदा करें और तुम्हारा जुल्म फाइलों में दब जाए? नहीं नहीं, ये एक नया आगाज हो सकता है। तुम लोग जीत चुके हो, मैं मान रहा हूं, मगर सबको तबाह करके क्या मिलेगा? मैं एक लम्हे को रुका। जहन में झमाके से हुए महंगाई, बेटी की फीस, छोटा सा घर, वो दिन जब मेरे पास माँ की दवाई के पैसे नहीं थे। मैं बहकने लगा। फुरकान की बातें दिल को चुभ रही थी, मगर साथ ही किसी और दुनियाई सहूलत का वादा भी कर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद हमें मौका मिल रहा है। सायरा ने मेरा हाथ जोर से थामा। उसकी उंगलियों की गिरफ्त में जो ताकत थी, उसने मेरे दिल की लर्जिश को खत्म कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए अली, मुआहिदा नहीं। हमने ये सफर खुद को बेचने के लिए नहीं, अपने ज़मीर को जिंदा रखने के लिए शुरू किया था। मैंने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार बगैर किसी झिझक के मैं उस औरत के साथ खड़ा हूं जिसकी सोच वक्त से आगे है। मैंने फुरकान की तरफ देखा। हमें तुम्हारी पेशकश मंजूर नहीं, हम सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। फुरकान की मुस्कुराहट धीरे धीरे चेहरे से मिटने लगी। उसने गहरी सांस ली, फाइल बंद की और धीमे लहजे में बोला, सोच लो, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। जब तुम ये वीडियो जारी करोगे, लोग 2 दिन शोर मचाएंगे, फिर सब भूल जाएंगे, मगर तुम्हारी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी, और शायद बर्बाद भी। सायरा ने सर्द लहजे में कहा, हमने फैसला बहुत पहले कर लिया था, अब सिर्फ अमल बाकी है। तुम्हें लगता है हम भी वैसे ही बुज़दिल लोग हैं जैसे तुमने सबको बना रखा था? फुरकान ने मेज पर हाथ मारा। तुम दोनों अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। हम खामोशी से उठे और बाहर निकल आए। कंपनी के रास्ते में कई नजरें हमारे पीछे थी, मगर इस बार हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर आकर हमने एक दूसरे को देखा। सायरा ने कहा, उसने खुद मान लिया कि वो हार चुका है, अब सिर्फ कानून का दरवाजा बजाना है। अगले दिन हमने लीगल केस फाइल करने की तमाम जरूरी इक़दाम किए। वकील ने वीडियो को सबूत के तौर पर सील किया। तमाम कॉल्स, पैगामात, फुरकान के दफ्तर की मुलाकातों के नोटिस शामिल किए गए। हमने FIR दर्ज कराई और प्रेस को एक मुख्तसर बयान भेज दिया। हमने फुरकान शाह के खिलाफ केस दायर कर दिया है। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सहाफ़ी फरिहान ने बताया कि एक न्यूज़ चैनल वीडियो नशर करने के लिए तैयार है, मगर उनकी शर्त यह है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए ताकि वो बैकअप में रहे। सायरा ने कहा, जैसे ही हमारी FIR रजिस्टर होगी, वो दिन न्यूज़ चैनल पर हमारा दिन होगा। 3 दिन के अंदर कंपनी में हलचल मच गई। HR ने हमें 2 बार नोटिस भेजे। एक में कहा गया कि हमारी सरगर्मियां
कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरे में कहा गया कि इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। हमने उन नोटिस को भी अपने वकील को भेज दिया। उसने कहा, यह सब तुम्हें प्रेशर में लाने की कोशिश है, डरो मत, कदम पीछे ना हटाओ। उस रात मैंने सायरा के साथ चाय पीते हुए कहा, जब तुमने मेरा हाथ थामा, शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। तुमने मुझे खुद से बेहतर जाना और मैंने तुम्हारे यकीन में अपनी सच्चाई तलाश की। सायरा हंसी। जब दिल में सच हो तो सारी दुनिया झूठ लगती है, और तुम अली अब वो सच बोलने वाले बन चुके हो जो पहले सिर्फ सुना करते थे। अब हमें पता था कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, मुआहदा टूट चुका है, अब सिर्फ कानून बाकी था और वो सच जो सबके सामने आना था। फुरकान ने अपनी आखिरी कोशिश की और वो नाकाम रहा। हमने ना झुकने का फैसला किया था, ना बिकने का। अदालत में केस की इब्तदाई समाअत से कुछ दिन पहले सायरा ने एक नई मुहिम का आगाज किया। उसने कहा, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की है जो खामोशी में दफन है। और फिर वो कंपनी की दीगर खवातीन मुलाजमीन से बात करने लगी। उसका तरीका ना जारहाना था, न जज्बाती। वो बस सच्चाई के साथ एक खामोश कुव्वत की तरह हर खातून के पास जाकर कहती, अगर तुमने कुछ बर्दाश्त किया है तो अकेली नहीं हो। पहली मुलाकात उसने फिजा से की, जो कंपनी के फ्रंट डेस्क पर काम करती थी। सायरा ने कैंटीन में बैठकर आहिस्ता आवाज में पूछा, फिजा, कभी फुरकान शाह ने तुम्हें कुछ ऐसा महसूस करवाया जो मामूल से हटकर हो? फिजा कुछ देर खामोश रही, फिर आंखों में नमी लेकर बोली, मैडम, उसने कई बार इशारे किए, चाय के बहाने बुलाया, और जब मैं मना करती तो नाइट शिफ्ट में तबादला करवा देता। सायरा ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बयान खुफिया रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज़ शामिल हो गई तो ये सिर्फ एक केस नहीं, एक मिसाल बनेगा। फिजा ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा और अगले दिन फरीहान के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बाद सायरा ने एक और खातून रुबीना से बात की, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। रुबीना एक समझदार और पुरानी मुलाजिम थी। उसने पहले तो साफ इनकार किया कि उसे कुछ याद नहीं, मगर जब सायरा ने उसे फरीहान की तरफ से तैयार की गई दीगर गवाहियों का खुलासा सुनाया तो रुबीना का चेहरा बदलने लगा। मुझे लगा था शायद ये सब मेरे साथ ही हुआ और मैंने कभी जिक्र नहीं किया। उस दिन जब मैं प्रमोशन के लिए गई थी, उसने कहा था, काम से ज्यादा चेहरे की मुस्कुराहट भी अहम होती है, वो बोली, और आंखों में कई बरसों की घुटन उतर आई। हमने रुबीना का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जैसे दरवाजे खुलने लगे, 3, फिर 5, फिर 7 खवातीन ने अपने बयानात दिए। हर एक की कहानी मुख्तलिफ थी, मगर किरदार एक ही, फुरकान शाह। कोई उसके हाथ के लम्स से परेशान थी, कोई उसकी नजरों से, और कोई उसकी धमकी से जो प्रमोशन के बदले में मिलती थी। मैं रोज दफ्तर जाता, सायरा शाम को उन खवातीन से मुलाकात करती। उसका अंदाज कभी मजलूम जैसा न था, बल्कि एक महकम हौसले वाली लीडर की तरह। वो सामने वाली की बात सुनती, उसका एतमाद जीतती और उसे अपनी सफ में शामिल कर लेती। एक दिन सायरा ने मुझे कहा, ये सब खामोश गवाह हैं अली, इन्हें जबान देना हमारी जिम्मेदारी है। फुरकान के खिलाफ हमारा केस अब जाती नहीं रहा, ये एक इज्तिमाई गवाही बनता जा रहा है। फरीहान ने भी हमारे कदमों की रफ्तार को सराहा। इतनी जल्दी 7 गवाह मिल जाना, और वो भी तैयार होकर वीडियो बयान देने के लिए, ये छोटा कारनामा नहीं है। हमने उन बयानात को कानूनी तौर पर नोटराइज करवाया और केस में शामिल करवाया। हर बयान के साथ एक और पत्थर फरहान की ताकत की दीवार से गिरने लगा। फिर अचानक एक दिन फुरकान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का खत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से जारी हुआ। उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें मिली थी जो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई थी, मगर दबाव बढ़ रहा था। मैं उस दिन ऑफिस में था जब ये खत आया। एक सीनियर अफसर मेरे पास आया और बोला, अली, तुम और तुम्हारी बीवी जो कर रहे हो वो सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरे निज़ाम के खिलाफ बगावत है। तुम तैयार हो उस अंजाम के लिए जो तुम्हारा हो सकता है? मैंने सुकून से कहा, हमें अंजाम की फिक्र होती तो आगाज ही न करते। सायरा ने वो रात एक अहम मीटिंग में गुजार दी। गवाह खवातीन जमा करके उन्हें कानून, मीडिया और सोशल रद्द-ए-अमल के मुमकिन नताइज से आगाह किया। उसने उन्हें समझाया कि सच बोलने का मतलब हमेशा अदालती कामयाबी नहीं होता, लेकिन ये ज़मीर की फतह ज़रूर होता है। उसने मीटिंग में एक नौजवान लड़की निमरा, जो कंपनी में इंटर्न थी, उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने भी फुरकान को अपने साथ बदतमीजी करते हुए पाया, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप लोगों को देखकर लगता है कि फर्क पड़ता है। निमरा का बयान बहुत कीमती था क्योंकि वो नई नस्ल की नुमाइंदा थी और उसके सामने ही ये तब्दीली आ रही थी। फरीहान ने अगले दिन हमें कहा, हम अब ये डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं जिसमें तुम दोनों का मरकजी इंटरव्यू हो और ये गवाहियां भी शामिल की जाएं। ये वीडियो चैनल्स पर चलेगी
और पूरे शहर में हलचल मचा देगी। हमने हामी भरी और रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एक छोटे स्टूडियो में जाकर सबने अपनी कहानियां सुनाई, चेहरे पर धुंधला मास्क लगाकर ये ऑडियो में तब्दीली के साथ, ताकि शनाख्त महफूज रहे। ये उन सब का फैसला था और हमने इसका मुकम्मल एहतराम किया। मैं हर दिन अपनी बीवी को देखकर हैरान होता। वो औरत जो कभी पर्दे के पीछे खामोशी से दुनिया देखती थी, अब लोगों को आवाज दे रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा था, सिर्फ शौहर बनकर नहीं, एक सिपाही बनकर, जिसका हथियार सच है और हदफ एक ऐसा निजाम जो चेहरे बदलकर जुल्म करता है। सच के कदम बढ़ने लगे और फुरकान शाह के कदमों तले जमीन खिसकने लगी। अब ये सिर्फ एक वीडियो का मुकदमा नहीं रहा था, बल्कि वो आवाजें बोलने लगी थी जो बरसों से दबी हुई थी। और ये शोर सिर्फ एक मर्द के खिलाफ नहीं, पूरी खामोशी के खिलाफ था। हमने कई दिनों तक फरीहान के स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग देखी। हर गवाह का बयान, हर क्लिप, हर एक लम्हा सबूत था। सारा का इंटरव्यू मरकजी था, जहां वो धीमे मगर पुरअज़म लहजे में बोल रही थी। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं था, ये एक निज़ाम का मसला है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और सायरा होगी। मैंने वो वीडियो कई बार देखी। हर बार दिल में कुछ लरसता था, कुछ जागता था। रिलीज से एक दिन पहले फरीहान ने हमें बुलाया। ये रात आराम से गुजारो, कल तूफान आएगा। हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वीडियो को उठाएगा। तुम लोग खुद को तैयार रखो। सायरा पुरसुकून थी। उसके चेहरे पर अब वो तजब्जुब नहीं था जो कभी मेरी आंखों में होता था। उसने कहा, अगर सच की कीमत होती है तो मैं अदा करने को तैयार हूं। अगली सुबह हम जल्दी जागे। फरीहान ने 7 बजे फोन किया। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो चुकी है, अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, लेकिन टीवी चैनल्स ने भी शेयर करना शुरू कर दिया है। हमने लैपटॉप खोला। ट्विटर पर हैशटैग सच की कीमत ट्रेंड कर रहा था। इंस्टाग्राम पर सायरा की वीडियो के क्लिप्स वायरल हो रहे थे। फेसबुक पर लोगों की कमेंट्स की भरमार थी। टीवी ऑन किया तो एक न्यूज़ एंकर बोल रहा था, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। फुरकान शाह, एक नाम जो तामीराती दुनिया का बादशाह समझा जाता था, आज कटहरे में खड़ा है। स्क्रीन पर सायरा की तस्वीर आई और फिर वो लम्हा जब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग में फुरकान को रोका था। उसके अल्फाज, उसका अंदाज, सब कुछ वाज़े दिखाई दे रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सायरा का हाथ थामा। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। मैंने कहा, नहीं अली, ये उन सब की वजह से मुमकिन हुआ जो बरसों से खामोश थी और अब बोलने लगे हैं। उसका जवाब सादा था, मगर उसमें पूरे माशरे का आईना था। हमने न्यूज़ चैनल बदलकर मुख्तलिफ स्टेशंस देखे। सबके पास एक ही टॉप स्टोरी थी। रिपोर्टर्स कंपनी के बाहर खड़े थे, माइक हाथ में लिए। हम इस वक्त शाह इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस के हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां फुरकान शाह पर इल्जामात की गूंज सुनाई दे रही है। कंपनी का रद्द अमल आया। हम इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं। अगर इल्जामात सच साबित हुए तो फुरकान शाह को मअतल कर दिया जाएगा। इसी दौरान सायरा के फ़ोन पर एक मैसेज आया। निम्रा थी, इंटर्न, जिसने पहले सच बोलने से डर महसूस किया था, अब लिख रही थी, मैडम, मैंने भी अपने इंस्टा पर सच लिख दिया है। जो आपने किया वो हमें ताकत दे रहा है। सायरा ने मुझे फ़ोन दिखाया। यही असल तब्दीली है अली, कि अब लोग डर नहीं रहे। दोपहर को फरीहान आया, हमारे साथ बैठा, लैपटॉप खोला और दिखाया। पिछले 6 घंटों में डॉक्यूमेंट्री को 3.5 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। कमेंट्स हज़ारों में हैं और सब सच के साथ खड़े हैं। इस दौरान हमें एक और कॉल आई, एक मशहूर एनजीओ की तरफ से। हम आपकी काविश को सपोर्ट करना चाहते हैं, सायरा को हमारे सोशल पैनल पर दावत देना चाहते हैं। सायरा ने इनकार नहीं किया, मगर कहा, अभी हम केस पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं, मीडिया की बात बाद में होगी। फिर अचानक फरीहान ने टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी। ये सुनो, एक सहाफ़ी बोल रहा था, हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि कंपनी के अंदर मजीद ख़वातीन ने अंदरूनी शिकायती कमेटी से रुजू किया है और वो भी फुरकान शाह के खिलाफ है। मैंने सायरा की तरफ देखा। ये तुम्हारी मेहनत का असर है। तुमने सिर्फ एक केस नहीं खोला, एक दरवाज़ा खोला है। शाम तक हर जगह एक ही चर्चा था। सारा की वीडियो क्लिप्स, मैसेजेस, पोस्ट, कॉलम्स और टॉक शोज का हिस्सा बन गए थे। कुछ लोग मजाक उड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, मगर वो आवाज़ें कम थी और उनका सामना अवामी हिमायत ने किया। रात को फरीहान ने कहा, कल एक और स्टेप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम दोनों को जाना होगा। मैं झिझका, सायरा अकेली जाएगी या? सायरा ने जवाब दिया, हम दोनों जाएंगे अली। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी भी है। हमने तैयारियां शुरू की। फरीहान ने सवालात की फहरिस्त बनाई, पोजिशनिंग प्लान तैयार किया और कहा,
ये वो लम्हा है जब सच की गूंज ताकतवरों के किले हिला देती है। उस रात सोने से पहले मैंने सायरा से कहा, तुमने मुझे सच के साथ चलना सिखाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हम इस मकाम पर होंगे। सायरा ने चिराग बुझाते हुए जवाब दिया, सच हमेशा मौजूद होता है अली, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। मैंने खामोशी से उसके हाथ को थामा और पहली बार यूं महसूस किया जैसे मेरा वजूद एक बड़े काम का हिस्सा है, एक मकसद का। सच की गूंज अब सिर्फ आवाज नहीं रही थी, वो एक तहरीक बन चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री के नशर होने के तीसरे रोज कंपनी के अंदर एक गैर मामूली इजलास हुआ। सायरा को इत्तलात मिल चुकी थी कि शेयर होल्डर्स में भी बेचैनी बढ़ चुकी है और उनके दरमियान सख्त फैसले ज़ेर गौर हैं। शाम के वक्त फरीहान ने एक इन्वेस्टर के जरिए खबर दी, आज बोर्ड मीटिंग में फैसला होने जा रहा है, गालिब इम्कान है कि फुरकान को मुअत्तल कर दिया जाए। हम खामोशी से खबर सुनते रहे। सायरा ने कोई खुशी जाहिर नहीं की, सिर्फ कहा, अगर वो हट भी गया तब भी बाकी सब नहीं बदलेगा, ये सिर्फ पहला जवाल है। अगले दिन सुबह 10:30 बजे कंपनी की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया। शाह इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस ने फुरकान शाह को उबूरी तौर पर ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। जब तक अंदरूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, यह ऐलान टीवी और सोशल मीडिया पर एक बम की तरह गिरा। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसे अपनी बड़ी खबर के तौर पर नशर किया। चंद घंटों के बाद पुलिस ने कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचकर फुरकान के कमरे को सील कर दिया। हम दोनों ही मंजर टीवी पर देख रहे थे। रिपोर्टर्स बाहर खड़े सवाल दाग रहे थे, क्या शाह इंटरनेशनल जैसे इदारे में वाकई इतना कुछ होता रहा और कोई कुछ जानता नहीं था? पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी। 2 दिन के अंदर खवातीन ने अलग अलग थानों में FIR दर्ज करवाई। उनमें से एक फिजा थी जिसने हौसला करके न सिर्फ बयान दिया बल्कि अपना नाम भी जाहिर किया। रुबीना ने खुफिया तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और दीगर 2 खवातीन ने अदालती अफसर के सामने शहादत दी। फुरकान शाह, जो कल तक मीडिया पर अपनी कामयाबियों की दास्तानें सुनाया करता था, आज अदालत में पेशी के दौरान नकाब में चेहरा छुपाए खड़ा था। रिपोर्टर्स चीख रहे थे, सर क्या आप बेगुनाह हैं? क्या आपने वाकई खवातीन को हिरासा किया? मगर वो चुप रहा, सर झुकाए। अदालत ने इब्तदाई तौर पर उसे 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दे दिया। इस वाक़े के बाद हमारे घर के बाहर मोहल्ले वालों की नजरें बदल चुकी थी। जहां पहले लोग नजरें चुरा लेते थे, अब वो करीब आकर सलाम करते। चौकीदार ने दरवाजा खोलते हुए कहा, बीबी जी, आप जैसी बहादुर औरत आज तक नहीं देखी। सायरा ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। दफ्तर में मेरे कुलीग्स ने मुझे घेर लिया। एक ने कहा, हमें अंदाजा नहीं था तुम दोनों इतना बड़ा कदम उठा लोगे। मैंने सिर्फ यही कहा, यह कदम हमने नहीं उठाया, सच ने उठवाया। सायरा ने घर आकर वो तमाम खुतूत और रिपोर्ट्स तरतीब देना शुरू कर दी जो हम अदालत में जमा करवाने वाले थे। उसने एक फाइल अलहदा रखी जिसका नाम था बाद अज़्ज़वाल। उसमें वो तमाम खुतूत शामिल थे जो आवाम ने उसे लिखे, तारीफ, शुक्रिया और हमदर्दी। एक खत में एक बुजुर्ग खातून ने लिखा था, बेटी, मैं 25 साल से अपने शौहर के जुल्म को छुपाती रही क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि इज्जत खामोशी में है। तुमने साबित किया कि इज्जत सच में है। यह खत सायरा की आंखों में आंसू ले आया। उसने खत मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, हम अकेले नहीं हैं अली, लोग हमें देखकर अब खुद को पहचानने लगे हैं। उस हफ्ते कंपनी के अंदर खवातीन मुलाजमीन के लिए एक अलहदा सेफ्टी कमेटी बनाने का ऐलान किया गया और साथ ही एक खवातीन लीगल सेल भी तश्कील दी गई। कंपनी ने एक माफीनामा जारी किया जिसमें इदारे की गफलत पर अफसोस का इजहार किया गया। सायरा ने बयान पढ़कर बस इतना कहा, यह अल्फाज अगर अमल में ढल जाए तो शायद आंदा कोई सायरा बनने पर मजबूर ना हो। अदालत में केस ने मजबूत बुनियादें पकड़ ली थी। फुरकान शाह का वकील अब सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा था। मीडिया की नज़र भी अब किसी नई सनसनी की तलाश में थी, मगर जो कुछ हो चुका था उसकी गूंज लोगों के जहनों में बाकी थी। ऐसे में सायरा ने एक खामोश लेकिन बहुत पायदार कदम उठाया। उसने एक NGO की बुनियाद रखी जिसका नाम रखा आवाज़, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो खवातीन आकर अपनी कहानी सुना सकें बगैर खौफ, बगैर शर्मिंदगी के। हम दोनों ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई और पहला ऑफिस एक छोटे से फ्लैट में कायम किया। मैंने कंपनी से इस्तीफा दिया और अब सायरा के साथ मुकम्मल वक्त देने लगा। वो मुख्तलिफ इदारों से राब्ते करती, वकला, सोशल वर्कर्स और कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो इस जद्दोजहद से मुतासिर हुए थे, वो सब आवाज़ का हिस्सा बनने लगे। हमने एक फ्री हेल्पलाइन कायम की जहाँ पहले हफ्ते में 20 से ज़्यादा कॉल्स आईं, कुछ मशवरे लेने के लिए, कुछ गवाही देने के लिए और कुछ सिर्फ सुनने के लिए। एक दिन
जब हम ऑफिस की छोटी सी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, एक नौजवान लड़की आई। उसने दुपट्टा मजबूती से जकड़ा हुआ था, चेहरा सूजा हुआ था। सायरा ने नरमी से कहा, बैठो बेटी। लड़की ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम अनम है, मेरे ऑफिस के मैनेजर ने। वो रुक गई, सांस फूलने लगी, आवाज बंद हो गई। सायरा ने उसका हाथ थामा। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जो कहना चाहती हो बस कह दो। अनम ने पूरी हिम्मत जमा करके अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो अभी 6 महीने पहले ही जॉब पर आई थी और शुरू में सब ठीक लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इशारे, तनकीद, तन्हाई में बुलाने की कोशिशें शुरू हुई। उसने शिकायत की तो उसे खामोश करवा दिया गया। फिर उसके खिलाफ परफॉर्मेंस रिव्यू दायर कर दिया गया। सायरा ने पूरी कहानी रिकॉर्ड की, उसे वकील से मिलवाया और कहा, हम तुम्हारी शनाख्त महफूज रखेंगे, तुम अब अकेली नहीं हो। अनम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आपकी कहानी सुनी थी टीवी पर। अम्मी ने कहा था ये वो औरत है जिसने सबके खातिर आवाज बुलंद की। आप वाकई हीरो हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर मैंने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक छोटा सा सेमिनार रखा जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों की तालिबात, सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट शामिल हुई। सायरा स्टेज पर गई और बोली, यह इदारा सिर्फ एक मुहिम नहीं, ये एक तब्दीली की इब्तिदा है। अगर कोई चाहे तो हम उसे सिर्फ कानूनी मदद नहीं, जज्बाती ताकत भी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जख्म वो होता है जो अंदर खामोशी में लगता है, और सबसे बड़ी दवा वो होती है जब कोई कहे, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद आवाज एक बाकायदा पहचान बन गई। अखबारात में उसका जिक्र आने लगा, लोग डोनेशन देने लगे और मुख्तलिफ इदारे ताउन की पेशकश करने लगे। सायरा दिन रात काम करती, केसेस का मुताला, फॉलो अप, गवाहियों की तैयारी। मैं उसके साथ बैठकर इंतजामी मामलात संभालता, फंड्स, रिकॉर्ड्स और पॉलिसीज पर काम करता। एक दिन हम दोनों घर जल्दी आ गए थे। बेटी आयशा अपना होमवर्क कर रही थी। मैं सोफे पर बैठा, सायरा किचन में चाय बना रही थी। आयशा अचानक मेरे पास आई, मेरी गोद में बैठ गई और कहने लगी, अब्बू, अम्मी हीरो कैसे बनती हैं? टीवी पर लोग कहते हैं अम्मी बहुत बहादुर हैं। मैंने हंसकर कहा, हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे, सच बोले और कभी किसी से ना डरे। तुम्हारी अम्मी वैसी ही हैं। आयशा ने कहा, फिर मैं भी अम्मी जैसी बनूंगी, हीरो। उसी वक्त सायरा चाय लेकर आई और आयशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अम्मी आप हीरो हो। सायरा छिटकी, फिर मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में नमी उतर आई। मैंने एक कप चाय का पकड़ते हुए कहा, हीरो वो होता है जो सिर्फ दुश्मन से नहीं, खुद से भी लड़ता है और जीतता है। तुमने मुझे सिखाया हारने से पहले लड़ना जरूरी है। सायरा ने मेरी तरफ देखा और हम दोनों खामोशी से बैठ गए। बहुत कुछ कहा जा चुका था, बाकी सब खामोशी में छुप गया था। उस रात जब हम छत पर बैठे थे, मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सच की लड़ाई शायद कभी खत्म नहीं होती, मगर जो उस रास्ते पर चलते हैं उन्हें अपने अंदर का इंसान मिल जाता है। सायरा ने जवाब दिया, सच अगर दर्द से जुड़ा हो तो फिर वो सिर्फ दलील नहीं, इनकलाब बन जाता है। अब हम सिर्फ एक खानदान नहीं थे, हम एक मिशन का हिस्सा बन चुके थे। सायरा ने वो रास्ता चुना जिस पर कदमों के निशान बहुत कम थे, और मैं फख्र से कहता हूँ इस बार मैं उसके पीछे नहीं, उसके बराबर चल रहा था। और शायद यही वो लम्हा था जब मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझ में आया, सिर्फ साथ देने का नहीं, मकसद में शरीक होने का। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।